आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा और आपके साथ मैं हूं निशा रोतला। मुद्दे में आज हम बात करेंगे यूपी की। यूपी में मैनपुरी लोकसभा के अलावा रामपुर और खतौली विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सोमवार को वोटिंग जारी है और इस सीट पर बीजेपी और सपा गठबंधन में सीधा मुकाबला है। मैनपुरी के कृष्णनगर क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। मतदाता सुबह से ही मतदान स्थल पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्र पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर हो रहा उपचुनाव यूपी की पूरी सियासत का रुख तय करेगा और चुनाव की अहमियत इससे समझी जा सकती है कि नतीजों के ऊपर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां की सियासी कद टिका हुआ है। खासकर मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और उपचुनाव है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो मेरी सदस्यता भी नहीं रही है, मेरा वोट देने का अधिकार भी समाप्त हो गया, लेकिन वोट मांगने का अधिकार बाकी है। आज मेरी यही अपील है कि अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करें, बेखौफ करें। हालांकि बहुत दहशत है, जुल्म, बर्बरियत, नाइंसाफी की इंतहा हो गई है और घृणा की भी, लेकिन हमें सबका मुकाबला है क्योंकि लोकतंत्र बचाना है, इंसानियत बचानी है, आपसे रिश्तों को बचाना है, प्यार को बचाना है, वफादारी को बचाना है। मैंने कल कहा था ना कि लाठी डंडा खाएंगे, आसिम राजा को जिताएंगे। आधी बात पूरी हो गई। जो लोग अधिकारियों से मिलने गए थे उनका स्वागत लाठी डंडे से हो गया। अब आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि सिर्फ जनता पर ही लाठी उठती है। नेता लाठी उठी नहीं, बल्कि नेताओं के हाथ टूटे हैं, उंगलियां टूटी हैं, सर फूटे हैं, बहुत चोटें आई हैं। तो नेताओं ने सच कर दिया उसे। हम नहीं समझते कि आपके साथ ऐसा बर्ताव होगा और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। जो हुआ है वो बहुत निंदनीय है और ये दोबारा नहीं दोहराया जाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और अब चुनाव होगा आज का, लोगों को वोट डालने का अधिकार रहेगा और पुलिस नहीं रोकेगी लोगों को। पुलिस वो काम नहीं करेगी जो रिटर्निंग ऑफिसर को करना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं हैं। आपको पेश की जीत की मुबारकबाद देता हूं। 5-7 लोगों का एसपी महोदय से मिलने गया था। उस डेलीगेशन के साथ बहुत अभद्रता बरती गई। उनसे पहले तो मिलने से, जहां तक मेरी जानकारी है, इनकार किया गया। वो लोग वहीं ठंड में बैठ गए फुटपाथ पर। फिर जैसा मैंने देखा टीवी पर, एसपी साहब तशरीफ लाए और जो तरीका होना चाहिए, उनके चले जाने के बाद सख्त लाठी चार्ज हुआ। हालांकि पुलिस ने उससे इनकार किया। जो बर्बरता हो रही है, गिरफ्तार किए जा रहे हैं, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मोहल्लों में जाकर पुलिस कह रही है कि वोट डालने मत निकलना। तारामंडल के पीछे एक मोहल्ले में इतना धमकाया पुलिस ने कि लोग अपने घरों में ताले डालकर पलायन कर गए वहां से। और ये तो हर जगह ही कहा जा रहा है कि वोट डाल रहे हैं। देखिए, वोटिंग शुरू हो चुकी है और हमारे सभी वर्कर बूथ पर पहुंच चुके हैं और जो प्रशासनिक अभी तक दबाव था, पुलिस प्रशासन और ये सब करीब 5-6 गाड़ियों से, कभी 10 गाड़ियों से हमला बोलते थे हमारे कार्यकर्ताओं पर, घरों पर जा कर के। तो ये हम लोगों को रात भर घूमना पड़ा। आज तो आप भी साथ में थे, 2-2:30 बजे तक मुझे घूमना पड़ा। तो मैंने कार्यकर्ताओं को सचेत किया था कि पुलिस की पकड़ में मत आना और जिस दिन वोट पड़ेंगे उस दिन सवेरे 7 बजे बूथ पर पहुंच करके वोट डलवाइए। और यहाँ की जनता देखिए, नेताजी को बहुत प्यार करती थी, मानती थी। तो ये अब नेताजी नहीं है और नेताजी की सीट ये जो खाली हुई है उस पर डिम्पल यादव
समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी है। तो यहाँ की जनता बहुत बड़े मार्जिन से डिम्पल को जिताएगी। रामगोपाल जी ने भी अभी मैनपुरी डीएम से बात की और एजेंटों को लेके कुछ कहा है कि, तो वो क्या? देखिए, कहीं कहीं जो भी पीठासीन अधिकारी हैं वो एजेंट नहीं बना रहे और कहीं कहीं बाहर बैठा देते हैं। तो ये नियम में है कि वो अंदर ही रहेगा, जैसे मशीन को और जो भी वोट डालने आता उनके निगरानी रखे। तो इस तरीके से ये लोग गड़बड़ियाँ करना चाहते हैं। ईवीएम मशीनें भी कुछ खराब की बहुत बड़ी मात्रा में मशीनें खराब हैं, तो उसी काम में हम लगे हैं। तुरंत कंप्लेंट करना जिलाधिकारी को और आरओ वगैरह को, हम उसी काम में लगे हैं। जल्दी से जल्दी ये व्यवस्था ठीक हो। मशीनें बहुत भी लोगों को निष्पक्ष ढंग से भयमुक्त माहौल में किसी तरह से बिना भ्रम और भय के अपने मताधिकार का इस्तेमाल होना चाहिए, करने देना चाहिए, करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर किसी तरह का कोई भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है, भय पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तो वो हताशाजनक। जी विकास पे कराया। अच्छा, विकास चाहते हैं? जी विकास पे कराया। अच्छा, विकास चाहते हैं? हाँ, सड़कों पर डाला है। अच्छा है, और ये तमाम बहुत अंदर भी गाँव में सही विकास होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। हाँ, शिक्षा विकास ये सब होनी चाहिए, क्योंकि ये पार्टी सही करेगी काम। क्या नाम है आपका? गुरुचरण सर। गुरुचरण, थोड़ा तेज बोलिए। गुरुचरण। गुरुचरण। गुरुचरण जी, वोट डाले? हाँ सर। हाँ सर, डालिए वोट। कौन से नंबर पर डाले वोट? 30 नंबर कमल पे डाला हुआ। नहीं, अभी यहाँ जो वोट किया है आपने, वो कौन से मतदाता के रूप में गए थे? कितने लोग डाल चुके हैं आपसे पहले? पहला वोट पहला आपने डाला है, तो इससे पहले डाल चुके हो वोट कभी? हाँ, डाले हैं। कितने बार डाले हैं? 2 बार डाले। 2 बार डाले। क्या मुद्दा क्या आपका रहा वोट डालने के पीछे? जैसे आपने जिसी को दिया हो वोट, क्या सोच के दिया है? वो हमारे गांव के कुछ सहायता करते हैं, इसके लिए मैंने। अच्छा, कौन है गांव के आपके? रघुराज सिंह साग। अच्छा, आप रघुराज सिंह साग के समर्थक हैं और आपने इसलिए उनको वोट दिया है, गांव के हैं इसलिए। मुद्दा माने नहीं। तो रघुराज जी को दिया। अंदर कौन से नंबर पे पहुंचे आप? दूसरे नंबर पे वोट किया। अच्छा, इस कोई मुद्दा रहा? क्या सोच के दिया वोट? एक ही बात है, हमारी ओर है तो फिर उनको ही देखा जाएगा। यहीं के रहने वाले हो? कौन सा गाँव है ये? दौलपुर खेड़ा। अच्छा, तो मतलब आपने, अगर रघुराज जी किसी दूसरी पार्टी से कैंडिडेट होते तो भी उन्हीं को देते? और क्या, तो देखते भाई, हमारे गांव के सब चीज हमको भी देखना है, उनको भी देखना है, तो इसलिए दे रहे हैं। बीजेपी को सोच के नहीं दिया? नहीं। तो चलिए पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूं। बीजेपी से प्रवक्ता प्रदीप भटनागर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सपा से नेता अनूप दीक्षित जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वहीं राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। चलिए सीधा रुख बीजेपी का कर लेते हैं। सर, 5 काम गिनवा दीजिए जिस पर आपको लग रहा है कि आप जीतने वाले इन तीनों सीटों पर। तो पहला सटीक सवाल, और उस सवाल का जवाब सबसे पहला ये है कि हमने आजम खान जी की आवाज सुनी, जो कानून के डर से सटीक आवाज थी और एक अच्छी आवाज थी। इसे काम कहते हैं। जो पहले प्रशासन को ललकारते थे, जो एसपी साहब करके जिसने बुलाया, पहले वो एसपी इधर आ ऐसे करके बुलाते थे। पहला काम तो हमारा ये कि कानून का डर उत्तर प्रदेश के अंदर जो माफिया गुंडे हैं, जो अपने को कानून से ऊपर समझते हैं, उनका ये चीजें होनी चाहिए। और जो आजम खान बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, बोल रहे थे कि बंद कर दिया, छोड़ दिया, लाठी बचा दी, ये कानूनी तरीके और कानून से, और उन्हें अपनी बातें रखने अच्छी तरीके से आती हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये पहला आपका जो बताया ना आपने सवाल, इसका एक जवाब पहला तो ये है। और दूसरा जवाब बताता हूँ प्रदेश का आपको मैं। आज प्रदेश के अंदर आज हमारी माताएं, बहनें, दादियां, माँ आज दिन में भी लाइट में और पंखे में बैठ सकती हैं। दूसरी उपलब्धि यह है, आज कूड़ा गाड़ी गांव देहात में भी घूमती है आवाज लगाती हुई, ये एक उपलब्धि है। आज उत्तर प्रदेश को इतने हाईवे दे दिए हैं और गांव को
शहर की ओर जोड़ दिया है, ये एक उपलब्धि है। आज आप फोन करो 112 नंबर पे तो 2 से 5 मिनट में आपके यहाँ होती है, ये उपलब्धि है। आज इतने कई हजार थानों में महिला डेस्क है और उसमें बैठने के लिए महिला पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी हैं, ये उपलब्धि है। आज जिस गांव, जिस उत्तर प्रदेश के अंदर कभी पीढ़ी दर पीढ़ी छत नहीं देखी, वहां पक्की छत दी, ये उपलब्धि है। आज जहां टॉयलेट के लिए बहन बेटियां गांवों में, खेतों में जाती थी या ऐसी जगह जाती थी, नहीं जाना चाहिए, आज उसके घर में है, ये उपलब्धि है। आज जो है 10 लाख गांव के 50 लाख से अधिक घरों में पानी पहुंच चुका है। रुहेलखंड जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंदर अब शिकायत नहीं आती है सूखे की, कि गांव गांव, जिले जिले में टंकियां बना दी गई हैं। उपलब्धि बहुत सारी है मेरे पास, सारा डिबेट का टाइम मैं ले जाऊंगा अगर बोलने पाया तो मैं। उपलब्धि यह है, जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के जिले हैं, शहरी क्षेत्र बन गए हैं, वहां पे मेट्रो दौड़ना शुरू हो गया, परियोजनाएं तो काम चल रहा है, ये उपलब्धि है। उपलब्धि यह है कि प्रदेश का मुखिया, प्रदेश की चिंता करने वाला, प्रदेश का सेवक आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आज जिले जिले में खुद घूमते हैं, सर्वे करते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं। ये प्रदेश सेवा की उपलब्धि है। आज प्रदेश का मंत्री, कोई भी कैबिनेट का मंत्री हो या कोई मंत्री हो, वह जिम्मेदारी से काम कर रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, ये उपलब्धि है। चलिए ठीक है, आप तो मैं और उपलब्धि सुनाऊं आपको मैं। हाँ प्रदीप जी, रखिए अपनी बात। और बता देता हूं, दिल्ली के आनंद विहार से और मेरठ तक जो रेल परियोजना आ रही है मोनो रेल की, वो पूरे देश में पहली योजना है और उत्तर प्रदेश में मिले, और उत्तर प्रदेश को मिली है और उत्तर प्रदेश में चलेगी, जो आने वाले वर्ष में, अगले वर्ष में चालू हो जाएगी। और आज अगर दिल्ली से आप उत्तर प्रदेश में घुसेंगे तो आप महसूस नहीं कर पाएंगे कि ये वही उत्तर प्रदेश है जहां लोग घुसते हुए डरते थे, जाम में फंसते थे। आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के लिए प्रथम पंक्ति पर आके हमारे प्रदेश के मुखिया ने, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जितना बड़ा काम और विकास को आगे लाके किया है, वो देखने लायक है। आज हमारी गलियों में अंधेरा नहीं रहता है, एलईडी लाइट चमकाती हैं, और दिन में रात में भी मेरे बच्चे उत्तर प्रदेश के अगर वो बैट बॉल या बैडमिंटन खेलना चाहे खेलते हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जगह जगह जिलों के अंदर स्टेडियम बनाए जा रहे हैं बच्चों के लिए, जिससे कि वो गेम को खेलें और नेशनल एथलेटिक बने, नेशनल गेम खेलें और बच्चों का विकास हो। आज उपलब्धियां यहाँ है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेजों को लेके काम कर रहे हैं हम जिले के अंदर। चलिए ठीक है, आपके पास वापस लौटूंगी प्रदीप जी। अनूप जी, सुन ली होगी आपने बीजेपी की उपलब्धियां। पहले तो एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहूंगी और अपने जो आपकी उपलब्धियां, एक बार आप भी अपनी उपलब्धियां गिनवा दीजिए। निशा जी, मैं अभी अपने मित्र भाजपा के प्रवक्ता की बात सुन रहा था। इन्होंने इतनी उपलब्धियां गिना दी। बंद कमरे में कैमरे के सामने बोलना बहुत सहज है, जमीनी हकीकत में आकर देखिए कितनी आपकी उपलब्धियां काम कर रही हैं। मैं उसमें बहुत अंदर नहीं जाता हूं। उन्होंने डर जो आजम खान साहब का बताया, आजम खान साहब का डर दिखाई पड़ रहा है मैनपुरी लोकसभा चुनाव में कि पिछले 15 दिनों से पूरी कैबिनेट लखनऊ छोड़कर मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में पड़ी हुई। यदि आपने इतनी मजबूती और इतनी अच्छी तरीके से काम किया हुआ था, आज जहां जहां भी उपचुनाव हो रहे हैं पूरी उप कैबिनेट आपकी, आपने लखनऊ खाली कर दिया। ये डर आपका दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हार का भय है, तो आपने पूरा प्रशासनिक और सरकारी तंत्र लगा के आप चुनाव लड़वाए। रही बात समाजवादी पार्टी के विकास कार्यों की, अभी इन्होंने एक उपलब्धि बताई 112 नंबर 2 से 5 मिनट में, ये समाजवादी पार्टी की नंबर बदल के आप 2 से 5 मिनट में कहीं भी पहुंचा लीजिए, ये उपलब्धि समाजवादी पार्टी की है। कनेक्टिविटी की आप बात कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी ने भी बहुत एक एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ बनाया था, उसके बाद इंटर स्टेट हाईवे कई बनाए, PMSGY के कई रोडें बनाई। ये उपलब्धियों की बात तो भारतीय जनता पार्टी ना ही करे तो बेहतर। बाकी आज मतदान का दिन है और शाम तक संभवतः अपनी अपनी सीटों के परिणाम
भी एक अंदाजा एक लगाया जा सकता है कि कहाँ कौन किस स्थिति में। चलिए ठीक है प्रदीप जी, आपसे एक बार रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगी, लेकिन पहले रुक कर लेते हैं। राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप इन चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? तो ये बाईपोल्स हैं और बाईपोल्स में बहुत ज्यादा उपलब्धियों का फर्क नहीं पड़ता है लेकिन बाईपोल्स में हमेशा ये देखा जाता है कि जो सीटें खाली हो रही हैं, तो सीटों के खाली होने का कारण क्या है? वो व्यक्ति जिसकी सीट खाली हुई है उस व्यक्ति की व्यक्तिगत उपलब्धियां उस क्षेत्र में क्या रही? बाकी देश का विकास, प्रदेश का विकास वो ओवरऑल पार्टी करती है, लेकिन क्षेत्र की जनता पार्टी की उपलब्धियों के साथ साथ अपने जो नेता है, उसका जनप्रतिनिधि है जिसको चुन करके वो विधानसभा तक भेजती है, संसद में भेजती है, उनकी उपलब्धियों को वो पहले देखती है, मेरा ऐसा मानना है। और दूसरा, उपचुनाव जो होते हैं, उपचुनाव में आम जनता वोट करने बहुत कम निकलती है, वो किसी चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होती है। उपचुनाव में ज्यादातर वोट करने वो लोग निकलते हैं जो उस कैंडिडेट से व्यक्तिगत तौर पर जुड़े होते हैं, या जो पार्टी का कैडर वोट होता है, या वो लोग जो पार्टी की नीतियों से किसी न किसी तरीके से। चलिए दिलीप जी, थोड़ी देर आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। दिलीप जी, थोड़ी देर आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, तो फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। पंजाब के हर कस्बे और गांव से लेकर मुख्यमंत्री और मंत्रियों के द्वार तक हर मांग, हर समस्या जिसका है आपसे सरोकार, देखिए रोजाना ANB उसके साथ। घर घर की बेटियों को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महाअभियान ने देश के सभी राज्यों को प्रेरित किया है। इसी कड़ी में प्रदेश की बेटियों के प्रति उत्तराखंड सरकार ने भी सार्थक पहल की है, जिसका अनुपम उदाहरण है नंदा गौरा कन्याधन योजना। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की कन्या के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा और विवाह तक राज्य सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी रहती है। बेटी के जन्म पर 11,000 रूपए की सहायता राशि, 12वीं पास करने वाली बालिकाओं को 51,000 रूपए की सहायता राशि, 51,000 रूपए की राशि को 5 साल की अवधि के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट, 5 साल की अवधि पूर्ण होने पर 75,000 रूपए की राशि की सुविधा दी जाती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नंदा गौरा कन्याधन योजना के अंतर्गत प्रदेश की लगभग 82,000 लाभार्थी बालिकाओं के खाते में 323 करोड़ 22 लाख रूपए की धनराशि डिजिटल माध्यम से ट्रांसफर की। 2017-18 सत्र की 5,310 बालिकाओं, 2018-19 सत्र की 460 बालिकाओं, 2019-20 सत्र की 1,567 बालिकाओं, 2030-21 सत्र की 16,210 बालिकाओं, 2021-22 सत्र की 56,177 बालिकाओं को सीधे तौर पर लाभान्वित किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने नंदा गौरा योजना पोर्टल का उद्घाटन भी किया है। बेटियों को मिले अच्छी शिक्षा और अवसर अपार, महिला सशक्तिकरण को समर्पित उत्तराखंड सरकार। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, रखिए अपनी बात। निशा जी, मैं ये कह रहा था कि बाईपोल्स जब भी होते हैं, उन बाईपोल्स में आम जनता का वोटिंग कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम रहता है। ज्यादातर वो लोग वोट करने निकलते हैं जो पार्टी के कैडर वोट होते हैं, पार्टी की नीति से किसी तरीके से प्रभावित होते हैं, या वो कैंडिडेट जो लड़ रहा है उससे वो व्यक्तिगत रूप से जुड़े होते हैं। और नीतियां पार्टी की काम करती है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत जो व्यक्ति वहाँ लड़ रहा है या जो व्यक्ति वहाँ से चला गया जिसकी सीट खाली हुई है, उस सीट की खाली होने की वजह क्या है और जो व्यक्ति आज स्टेट में सक्सेस कर रहा है उसकी व्यक्तिगत उपलब्धियां क्या है, बाईपोल से ये ज्यादा बात करते हैं। अगर मैनपुरी की सीट की बात कर ले तो मैनपुरी पर स्वर्गीय नेताजी की सीट का चुनाव हो रहा है और स्वर्गीय नेताजी का कंट्रीब्यूशन मैनपुरी के लिए बहुत ज्यादा है, वहाँ की जनताओं से कनेक्टेड है और आज से नहीं कनेक्टेड है, दशकों से कनेक्टेड है।
तो वहां पर कोई पार्टी कुछ भी कर ले, किसी की नीतियों का प्रभाव मेरे हिसाब से बहुत कम पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक इमोशनल कार्ड जो है, जो इमोशनल कनेक्ट है जनता का नेताजी के साथ है, वो फैक्टर ज्यादा काम करेगा। आजमगढ़ की सीट की एक बात करें तो आजमगढ़ की सीट पर रामपुर की सीट पर आजम खान साहब जो है, आजम खान साहब से लोग व्यक्तिगत तौर पे वहां से नाराज है, तो वहाँ बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में मिल जाए। खतौली की सीट का मिक्स रिव्यू है, क्योंकि वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे उनको वहाँ से निष्कासित किया गया। निष्कासन होने का कारण कोई ना कोई नाराजगी जरूर रही होगी। उसके पहले कई बार से वो सीट जो है वो आरएलडी के खाते में थी। आरएलडी समाजवादी पार्टी का अलायंस है, समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलकर के वो सीट वापस देने की फिर कोशिश करेंगे। तो बहुत हद तक उम्मीद है वहाँ पर बराबर का मुकाबला है, क्योंकि आरएलडी और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर लड़ रही है। जयन चौधरी का उस क्षेत्र में प्रभाव है, तो उसका नतीजा क्या होने वाला है ये तो रिजल्ट ही बताएगा। चलिए ठीक है दिलीप जी, चलिए रुक कर लेते हैं सीधा बीजेपी का। प्रदीप भटनागर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने सपा को सुना होगा जहां पर उन्होंने कहा कि आप डर रहे हैं, आपके अंदर बौखलाहट है, आप डर रहे हैं। प्रदीप जी। बिल्कुल 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 सही कहा उन्होंने। डर अच्छा होता है। देखिए, जिन पे नेता ही ना हो और केवल एक परिवार का नेतृत्व हो तो वो लोग ये सब बातें करते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो चलाई वो केवल चलाई परिवार में, तो नेता कहां से आए? और भारतीय जनता पार्टी की यही शैली है कि उसे भारतीय जनता पार्टी पे सब इतने नेता हैं और परिवार इतना बड़ा है कि हमारे पास बहुत सारे नेता हैं, नेतृत्व करने वाले हैं, हमारे पास चेहरे हैं। क्यों ना जाए भाई? जब पार्टी कार्यकर्ता है अपने दमखम दिखाने जाएंगे। अब आप पे नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? दिल्ली में एमपी चुनाव वहां भी गए, गुजरात भी गए, और यही एक शैली देखी जाती है कि आपने अपने पार्टी में नवनिर्माण क्या किया। आपने जो बनाए चेले बनाए, नेता नहीं बनाए। अगर नेता बनाए होते, आपने चेहरे बनाए होते तो आपका भी ये हाल नहीं होता उत्तर प्रदेश में जैसा आज है। तो ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं कि आपने डर रखा तो सही। पहली चीज, इस समय इतना बुरा हाल है, मैनपुरी को ले लीजिए, रामपुर में ले लीजिए, कि पुलिस को मजबूरी में धरपकड़ करनी पड़ रही है, क्योंकि ये बूथ कैप्चरिंग और झगड़े के लिए तैयारी कर रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं, और पुलिस को सख्त होना पड़ रहा है। धांधली करने के लिए तैयार है। निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश को शिकायत करने के लिए डेलीगेशन जा रहा है कि चुनाव में गड़बड़ी कैसे की जाए। ये चुनाव उत्तर प्रदेश की 2 जगह। लेकिन आजम खान तो ये बोल रहे हैं कि पुलिस मोहल्ले में जाकर लोगों से कह रही है वोट मत डालिए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या पुलिस को क्या चुनाव लड़ना है? पुलिस को नेता बनना है? अरे भाई, ये तो बात मैं थोड़ी ना कह रही हूँ, आजम खान कह रहे हैं कि पुलिस ऐसा बोल रही है। आजम खान तो वही है जो एक बार अपने हेड स्पीच में कहते हैं कि डीएम तो मेरे जूते उठाएगा। जो इतने पढ़े लिखे आदमी, जाहिल नेता और पढ़े लिखे आदमी को बोले तो आप समझ लीजिए कि आदमी जब लैंग्वेज ये है, हमें तो ये सुना है कि आजम खान साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, और बोलने का लहजा देखिए क्या है। और रामपुर की तो वैसे ही बड़ी मीठी बोली है, और आप कह रहे हैं कि डीएम तो मेरे जूते उठाएगा आगे, तुम्हारे घर में पोछा लगाएगा आगे। तो एक नेता प्रशासन के लिए अगर जनता के बीच में ये बोले तो बताइए प्रशासन को क्या समझेंगे लोग बात? घर का नौकर। तो ये सब चीजें बड़ी नेताओं को, दशल लीडरों को चीजों से बचनी चाहिए और जनता के प्रति अच्छी चीजें बतानी चाहिए कि भैया ये कानून है, कानून के दायरे में रहकर रहना चाहिए, कानून को मानो, सिस्टम में रहो, अराजकता ना फैलाओ। बोलने में क्या आप जो मर्जी बोल दीजिए, ये तो खासियत रही है आजम खान जी की बोलने में। उन्होंने आज तक कभी अच्छा बोला है? उन्होंने कभी बोला है कि रामपुर में भैया हिंदू घटते जा रहे हैं, कैराना में क्यों हिंदू पलायन कर रहा है? आज तक बोला है आपने कभी?